नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकत, घुसपैठ कर काटे 2 जवानों के सर, भारत ने दी मुंहतोड़ जवाब की चेतावनी। कश्मीर में 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 की हत्या, कैश वैन पर हमला, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद तुर्की के राष्ट्रपति का ऐलान, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में करेंगे भारत की मदद, दोनों देशों में 3 समझौते। उत्तराखंड में 7 विधानसभाओं की ईवीएम सील, गड़बड़ी के खिलाफ याचिकाओं पर हाईकोर्ट का आदेश, राज्य चुनाव आयोग और जीते हुए उम्मीदवारों को नोटिस। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से गठबंधन खत्म होने से इनकार, बीजेपी ने कहा नहीं पड़ेगा फर्क। बुराई देखते हैं पहली खबर। मुस्लिम देशों में रणनीतिक तौर पर अहम तुर्की ने आतंकवाद के मसले पर भारत को हर संभव सहयोग का वादा किया है। बदले में तुर्की ने अपने यहाँ के गुलनवादी तत्वों को भारत से बाहर निकालने की अपील की। दोनों देशों ने आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत दौरे पर आए तुर्की के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता में इस पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यिप एर्दोगान के बीच सोमवार को आपसी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों नेताओं के बीच 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली शिखर वार्ता में व्यापारिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। खासकर आतंकवाद के मसले पर भारत और तुर्की ने दुनिया के देशों को एक राय बनाने की अपील की। The nations of the world therefore to work as one to disrupt the terrorist networks and their financing and a put to a cross-border movement of terrorists. Şunu altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye terörle mücadelesinde Hindistan'la tam bir dayanışma içerisindedir. इस मौके पर भारत और तुर्की के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें राजनयिक प्रशिक्षण में सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। तुर्की ने भारत के साथ 6.5 अरब डॉलर के व्यापार में असंतुलन का मुद्दा उठाया है। इसे दूर करने के लिए भारत ने तुर्की को बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की पेशकश की। We need to approach the entire landscape of businesses, opportunities in a strategic and long-term manner. दोनों देशों के व्यापारिक संबंध अच्छे होने के बावजूद एनएसजी और कश्मीर के मसले पर तुर्की का नजरिया भारत के रुख से अलग है। इस मुलाकात के जरिए दोनों नेताओं ने दूरियां पाटने की कोशिश की। तुर्की के राष्ट्रपति रविवार को भारत आए थे। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत किया गया। तुर्की के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। तुर्की को आतंकवाद का मुकाबला करने और आतंकवाद को संतुलित करने का अनुभव है और वह भारत को मदद कर सकता है पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर अलग थलग करने में। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ओआईसी में कश्मीर के मसले पर तुर्की भारत का साथ दे पाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या की मुख्य वजह सीमा पार आतंकवाद है और भारत पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत सभी द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए आपसी बातचीत के लिए तैयार है। भारत यात्रा पर आने से पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए बहुपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया था। साथ ही एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास के साथ साथ पाकिस्तान के पक्ष में भी राय जाहिर की थी। और तुर्की के राष्ट्रपति और भारत के बीच जो समझौते हुए हैं और जो कुछ हुआ इस दौरे से जो उम्मीदें हैं उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव साहब हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो ये
दोनों देशों के लिहाज से अगर देखें, तुर्की भारत से क्या चाहता है, यानी कि लक्ष्य क्या है, और हम तुर्की के साथ किन वजहों के साथ जुड़ रहे हैं, टारगेट क्या है? तुर्की इस वक्त भारत से करीबी रिश्ते चाहता है, इस वजह से कि भारत एक एमर्जिंग पावर है, एक भारत की जो इकोनॉमी है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, और टर्की चाहता है कि भारत का एक्सपोर्ट मार्केट को डेवलप करे और भारत से इन्वेस्टमेंट टर्की में करवाए। एक तो ये जी। दूसरी बात, इस वक्त जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दोआन साहब, अभी वो करीब 2 हफ्ते पहले रेफरेंडम तुर्की में हुआ है जहाँ पर कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया है फोर्स में, और बड़ी नैरो मार्जिन से उन्होंने वो जीता है। और वो तुर्की के अंदर भी और पूरे उस रीजन में इस वक्त तुर्की बहुत मुश्किल फेस कर रहा है, एक कठिन दौर बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। यूरोपियन यूनियन से भी उसके बहुत डिफरेंसेस हैं, अमेरिका से डिफरेंसेस हैं, सीरिया से डिफरेंसेस हैं। तो ये विजिट रेफरेंडम के बाद अगर भारत जैसे मेजर पावर के यहाँ जो विजिट अगर करते हैं अर्दोआन, तो ये उनकी पर्सनल पोजीशन जो है उसको ये स्ट्रांग दिखाता है। इट शोज दैट ये कि उनकी ये पोजीशन स्ट्रांग है, रिस्पेक्टेबल बनाता है उसको। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें सिंबॉलिज्म काफ़ी है इसके अंदर। भारत का ये चाहता है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही क्लोज हैं एक्चुअली, और ये कई सालों से बहुत करीबी रिश्ते हैं, और इसकी वजह से तुर्की का जो अप्रोच है, या तो कश्मीर पर अप्रोच है, चाहे एनएसजी पर अप्रोच है, वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव है उसका। यानी भारत और पाकिस्तान को बराबर खड़ा कर देता है एक जगह। बराबर ही नहीं, एक तो उन्होंने ये बात, वो आप जो कह रहे थे कि यहाँ यात्रा से आने से पहले उन्होंने वो इंटरव्यू में जो इंटरव्यू दिया है, आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे वो छपा इंटरव्यू, उस इंटरव्यू में पहली ही बात तो उन्होंने जो ये कही है कि कश्मीर का मल्टीलैटरल सोल्यूशन होना चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता किसने उनको एडवाइस किया ये आंसर देने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही सबको क्लियर है, ये बात एकदम साफ है कि भारत कश्मीर का सोल्यूशन शिमला एग्रीमेंट के अंडर में द्विपक्षीय बातचीत से ही हो सकता है। उसके लिए ना तो किसी भी और तीसरे देश के लिए जगह नहीं है। तो ये तो एक बड़ा अनफ्रेंडली स्टेटमेंट और गलत स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरे उन्होंने कहा है कि एनएसजी में हम भारत को भी सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं। तो अब पाकिस्तान ने तो जो है इलीगल एक्सपोर्ट भी की है अपनी टेक्नोलॉजी, वो AQ खान नेटवर्क से। तो भारत को पाकिस्तान के साथ बराबरी करके रखना, ये एक गलत पोजीशन है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो उनको ये विजिट सक्सेसफुल बनानी थी तो उनको थोड़ा उनके एडवाइजर्स को, उनको तो नहीं, उनके एडवाइजर्स को थोड़ा और होमवर्क करना चाहिए था। क्या स्ट्रेटेजिकली ये बयान दिए है आपको लगता है, या फिर एक जिसे कहते हैं कि कोइंसिडेंस है कि इस तरह की बातचीत में बयान दिए गए? ऐसा लगता नहीं कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इस तरीके के बयान बिना किसी रणनीति दे रहा हो। देखिए, ये सब बयान जो दिए जाते हैं इस तरह के इंटरव्यू से, वो ऑफ द कफ या वो कैजुअल तरीके से नहीं दिए जाते, ये सोच समझ के बयान दिए जाते हैं। तो जो भी राजनयिक हैं, जैसे डिप्लोमेट्स हैं या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो ये उन्होंने जब ये बयान देखा तो वो ये सोचेंगे कि ये टर्की ने जानबूझकर सोच समझ कर ये बयान दिया है। तो ये बयान भारत तो कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। टर्की के लिए तो कोई किसी भी, अमेरिका के लिए जगह नहीं है। आप टर्की की बात छोड़िए, अमेरिका के लिए भी जगह नहीं है कश्मीर मामले में। और जब आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि वो इट इज़ अ बायलैटरल मैटर, उनको पता है। तो मुझे ये रियली समझ में नहीं आ रहा है कि ये यात्रा शुरू करने का ये क्या तरीका है। ये आप यात्रा को अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव एलिमेंट्स के बारे में फोकस करना चाहिए। बिल्कुल।
ये आपको उन्होंने उल्टा नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ दिया है। जी, एक आखिरी सवाल जी। जो एग्रीमेंट हुए हैं, इन एग्रीमेंट्स के जरिए कहाँ पर हम खड़े देखते हैं और जो हमारा लक्ष्य है वो कितना तेज़ी के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है टर्की को लेकर? देखिए, अभी पिछले साल एक्चुअली भारत और टर्की के जो बायलैटरल जो ट्रेड है, द्विपक्षीय ट्रेड, उसमें करीब करीब 30% की गिरावट आई है। गिरावट आई है। हाँ, गिरावट आई है और इस वक्त वो $5 बिलियन से भी कम है। और टर्की का इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब $130 मिलियन है, जो कि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे देश हैं जिन्हों के इनके इन्वेस्टमेंट इसके 10 गुना है भारत में। तो अब टर्की ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है इस वक्त वो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है दुनिया में। तो अगर उसमें टर्की कोई हिस्सा चाहता है तो उसको फिर अपने रिलेशंस इंप्रूव करने पड़ेंगे भारत के साथ, और उसकी कंपनीज को आना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर उनको सेटअप करना पड़ेगा और कम से कम विवादित मसलों को लेकर बयानबाजी में बहुत संयम बरतना होगा और बहुत सही शब्दों के साथ आगे बढ़ना होगा। इस तरह का बयान नहीं दिया जाता। बहुत शुक्रिया नीरज जी इस पूरी बातचीत के लिए। शुक्रिया। तो फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़ घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। कोन्याक आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इन पुरुषों को जन्मजात लड़ाका और शिकारी माना जाता है। आवलैंग त्योहार के दौरान जब ये पुरुष नाचते हैं तो इन बंदूकों से जमकर फायर भी करते हैं। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम।
खुसरो देहलवी, सूफी संगीतज्ञ और शायर, हिंदी खड़ी बोली के पहले लोकप्रिय कवि, कव्वाली के जन्मदाता। उत्तर प्रदेश के पटियाली में जन्मे खुसरो हिंदी के अलावा फारसी में भी लिखते थे कलाम। फारसी शायरी में शेख सादी और हाफिज के समकक्ष खुसरो ने हिंदी कविता में भी खूब कमाया नाम। तबला और सितार जैसे संगीत यंत्रों का किया आविष्कार और भारतीय लोक कला को दुनिया भर में दिलाई पहचान। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे तेरे रंग में जो रंगा है मैं ही नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे अकेला चलो। पहली बार जब हमसे मिली तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब ही टूट गया पत्थर के सनम। ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। आज उसने जम्मू कश्मीर के पुंछ में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान सेना ने पेट्रोलिंग टीम के 2 भारतीय जवानों की हत्या कर उनके शवों के साथ बर्बरता की। सेना रक्षा मंत्री ने इसका माकूल जवाब देने की बात कही तो गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा और कश्मीर के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तान सेना ने सोमवार सुबह एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सेना चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पुंछ जिले की कृष्णा घाटी सेक्टर में सीमा पार से स्वचालित हथियार से गोलीबारी और रॉकेट दागे गए। इसमें सेना और बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। From the Rosa and Battle posts of enemy posts from Pakistan side, जिसमें इनिशियली 3 इंजरीज हुई थी और सबको एयरलिफ्ट किया गया था। तो उसमें 200 बटालियन बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर एंड 22 सिख के नायब सूबेदार परमजीत जो हैं ये सकम कर गए अपनी इंजरीज को। सेना के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने शहीद हुए जवानों के शवों के साथ बर्बरता की है। सेना इस हरकत का माकूल जवाब देगी। ऐसी हरकतें तो युद्ध में भी नहीं हुआ करती और निश्चित रूप से शांति में तो कभी नहीं होती। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है। हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इधर कश्मीर के पुलवामा में सोमवार को फिर छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। छात्र सुरक्षा बलों की सख्ती के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का जुलूस जब पुलवामा के पुलिस स्टेशन पहुंचा तो कुछ छात्रों ने
तैनात सुरक्षा कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बीते दिन पुलवामा के डिग्री कॉलेज के छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। कश्मीर के हालात और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें एनएसए अजीत डोभाल के अलावा आईबी चीफ, सीआरपीएफ डीजी और गृह सचिव शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने सोमवार को जेके बैंक की एक कैश डिलीवरी वैन पर हमला कर 5 पुलिसकर्मियों और 2 बैंककर्मियों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में बैंक की कैश वैन निहामा से कुलगाम जा रही थी। यहां पर ककरान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास आतंकियों ने वैन पर हमला किया और वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों और बैंक स्टाफ को गाड़ी से उतार कर गोली मार दी। आतंकियों ने वैन से करीब 50 लाख रुपए की लूट की। यूपी में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि वो निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस का मानना है कि अलग चुनाव लड़कर वो यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने दिल्ली में ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन खत्म होने से इनकार किया। प्रदेश के अंदर चुनाव हो चुके हैं, ये जिला और शहर की इकाइयों के चुनाव हैं जो फैसला करेंगी, और उनका मानना ये है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की गुडविल का सवाल होता है, तो ये चुनाव तो तय हो चुका था पहले से कि हमेशा ही अकेले लड़ने का सवाल था। इधर बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अवसरवादी था। बीजेपी के मुताबिक इस गठबंधन के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गठबंधन काहे का था? भ्रष्टाचार और गुंडाराज का गठबंधन था, और आगे देखिए क्या होता। पहले भी उन्होंने कहा था अभी साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये हो जाने, पर लोकतंत्र में चुनाव उनको भी लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को महज 54 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इनमें 105 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस सिर्फ 7 सीट ही जीत पाई थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों और आदिवासियों के मुद्दे पर केंद्र और गुजरात सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब किसान और आदिवासी अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसती हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को नर्मदा जिले के आदिवासी बहुल देदियापारा में एक बड़ी रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन तोहफे में दे देती है, लेकिन जब किसान और आदिवासी अपना हक मांगते हैं तो उनकी पिटाई होती है। राहुल गांधी ने आदिवासियों की भलाई को लेकर भी केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तंज कसा। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग और नरेंद्र मोदी जी आदिवासी को इंसान नहीं मानते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज जंगल से निकले और शहरों में जाकर अमीर लोगों के घर में काम करे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन को लेकर भी गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इससे केवल उन लोगों को फायदा होता है जो मार्केटिंग का पैसा देते हैं, बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। कितने लोगों को पिछले 2 साल में रोजगार मिला? पता लगा पिछले साल पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिला। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य विधानसभा की 182 सीटों में से 27 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कार्यक्रम में पार्टी नेता अहमद पटेल समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनें सील करने के आदेश दिए हैं, जिनमें मसूरी, रायपुर, राजपुर, रानीपुर, प्रतापपुर और हरिद्वार ग्रामीण सीटें शामिल हैं। 6 याचिकाओं में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 48 घंटे में मशीन सील कर स्ट्रांग रूम में रखने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग और जीतने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के 4 मई को जस्टिस CS कर्णन की मेडिकल जांच का आदेश दिया है।
इसकी रिपोर्ट 8 मई तक अदालत को सौंपी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली 7 जजों की पीठ ने आज ये आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के DGP को पुलिस अधिकारियों की टीम गठित करने को कहा गया है। ये टीम मेडिकल बोर्ड की मदद करेगी। साथ ही सभी अदालतों, न्यायाधिकरण और आयोगों को आदेश दिया गया है कि वो जस्टिस कर्नर के निर्देशों पर अमल न करें। भारतीय स्टेट बैंक में जमा पर अब कम ब्याज मिलेगा। बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि की मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में आधा फीसदी तक की कटौती कर दी है। अब 2 से 3 साल के बीच की अवधि की जमा पर 6.75% से घटाकर 6.25% किया गया है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि पर अब 6.25% ब्याज मिलेगा, जो अब तक 7.25% था। बैंकों ने 3 से 10 साल की अवधि की जमा राशि पर 0.25% ब्याज कम करके 6.5% कर दिया है। नई दरें 29 अप्रैल 2017 से लागू हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। नेपाल के मुख्य न्यायाधीश सुशील कार्की के खिलाफ चलाए जा रहे महाभियोग के विरोध में नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वो नेपाल सरकार में स्थानीय विकास मामलों के मंत्री थे। नेपाल की संसद में उनकी पार्टी के 37 सांसद हैं। हालांकि उनके समर्थन वापस लेने के बाद सरकार की स्थिरता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर कोरिया ने किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण की धमकी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश अमेरिका के किसी विकल्प का जवाब देने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका युद्ध वाली नीतियां नहीं छोड़ेगा, तब तक परमाणु हमले की वो काट खोजते रहेंगे। उत्तर कोरिया ने पिछले 11 साल में 5 बार परमाणु परीक्षण किया है। माना जा रहा है कि 6वां परीक्षण है। शनिवार को भी उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो खबरों के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।